आई थिंक आज आपने वही किया होगा। ओके, तो ऑल राइट, लेट लेट स्टार्ट टूडेज। हाँ सर वही किया, ओके ठीक है। तो लेट स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है ना, दिस इज द लिंक बिटवीन योर जीएसटी एंड योर कस्टम्स। ठीक है, तो इसीलिए ये समझने के लिए थोड़ा इजी, मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझो, तो कि ये क्लियर रहेगा तो आपको कस्टम्स में भी कभी क्रॉस कभी कुछ क्वेश्चन आया तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और जनरली इसमें लोगों को दिक्कत भी आती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, क्योंकि ये इतना कॉमन नहीं होता है। बहुत कम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डील करते हैं, तो इसीलिए इतना कॉमन नहीं होता है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। हम लोग चालू करने वाले हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो पहले इंपोर्ट ऑफ गुड्स पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सब में आपकी जीएसटी में टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, और उसके बाद एक दो टॉपिक और है, जीरो रेट सप्लाईज और वो सब। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज के आज ही। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इंपोर्ट का एकदम सिंपल सा मतलब होता है ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया। बाहर से आप कभी भी गुड्स इंडिया में ला रहे हो तो वो क्या हो जाएगा आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, इंडिया मतलब क्या होता है? तो इंडिया मतलब ये पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया और उसका 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया। ठीक है, वो आपका क्या हो गया? इंडिया। तो जैसे ही आपका गुड्स 200 नॉटिकल माइल्स से अंदर आ गया है, उसका इंपोर्ट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, फिर वो कहाँ आता है? आपके पोर्ट पे आता है और आप उसको क्लियर करके अपने फैक्ट्री में लेके जाते हो, तो ये क्या हो जाता है? इंपोर्ट। तो इंपोर्ट की डेफिनेशन कुछ अलग नहीं है, ब्रिंगिंग गुड्स टू इंडिया इज इंपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में आईजीएसटी क्यों लगता है? ठीक है, अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि इस पे आईजीएसटी क्यों लगाना है? ये तो बाहर से आ रहा है, इंडिया टू इंडिया सप्लाई नहीं है, बाहर से आते हुए गुड्स को आईजीएसटी क्यों लगा? क्योंकि कस्टम ड्यूटी तो ऑलरेडी लगती है उस पे, तो आईजीएसटी क्यों लगाना है बताओ? कोई है गाइस? किसी के पास इसका आंसर है? टू प्रमोट डोमेस्टिक ट्रेड, ओके राइट। और आप थोड़ा क्लोज हो, थोड़ा मुझे और क्लोज जाना है आंसर के। कैसे होगा प्रमोट डोमेस्टिक ट्रेड इसकी वजह से? जैसे अगर आप बोल रहे हो डोमेस्टिक ट्रेड, तो वो तो आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, वो सब उसके लिए रहती है कि आप, ताकि कोई अगर आपके गुड्स डंप कर रहा है इंडिया में तो आप वो वाले ड्यूटीज लगा दो। तो आईजीएसटी अलग से क्यों लगाना है? देखो क्यों लगाना है, क्योंकि हर कंट्री चाहती है कि अपना एक्सपोर्ट बढ़े। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल सारी कंट्री, अब जैसे यहाँ पर आपकी कंट्री है यूएस। ठीक है, ये आपका यूएस है। ठीक है, अब यूएस भी चाहती होगी अपना एक्सपोर्ट प्रमोट करे, तो जब वहां से कुछ गुड्स सेल हो रहे हैं, ठीक है, तो वो ड्यूटी फ्री आ रहे हैं। मतलब क्या? उसमें सिर्फ कॉस्ट और प्रॉफिट लगा हुआ है, उसमें कोई टैक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यूएस चाहता है उसका सब, हर कंट्री चाहती है अपना गुड्स प्रमोट हो। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोट हो, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज आएगा उससे। ठीक है, तो वो यहाँ पे ड्यूटी नहीं लगा रहे, टैक्स नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, बट अगर अब आप एक एक पर्सन हो, बिजनेसमैन, आप इंडिया में हो, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप यूएसए से गुड्स ले लो, ठीक है, जिसमें सिर्फ कॉस्ट और प्रॉफिट एडेड है, या फिर आप इंडिया में किसी से लोगे। तो इंडिया में अगर आप किसी से लोगे, ठीक है, तो इंडिया में लोगे तो क्या रहेगा? आपने अगर इंडिया में किसी से गुड्स लिया तो क्या होगा? आपको कॉस्ट और प्रॉफिट तो है, प्लस आपको आईजीएसटी भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला
कि आप यहाँ से ले रहे हो तो वो जीएसटी लगता है इंडिया में, तो बाहर से ले रहे हो तो भी उस पे हम लोग जीएसटी लगाएंगे टू ब्रिंग इट एट पार विथ डोमेस्टिक सप्लाईज। नहीं तो डोमेस्टिकली लेगा कौन, ठीक है। 18% अगर जीएसटी है किसी पे तो 18% इज गुड अमाउंट, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे भी आईजीएसटी लगाते हैं। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स हमेशा इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इट इज फ्रॉम वन स्टेट टू, मतलब आउटसाइड इंडिया टू इन इंडिया, ठीक है। तो आपका सेक्शन 7 जो है आईजीएसटी का, उसमें इंटरस्टेट में लिख रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे आईजीएसटी लगता है, ठीक है। तो आपका जो नॉर्मल इंपोर्ट है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल इंपोर्ट का केस है। आप क्या कर रहे हो, गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्टर को जब वो गुड्स क्लियर करेगा, ठीक है, अपने फैक्ट्री में ले जाने के लिए, तो यहाँ पर एक कस्टम्स पोर्ट रहेगा, ठीक है। कस्टम्स पोर्ट पे गुड्स आएंगे, इंपोर्टर को जब उसको क्लियर करके ले जाना रहेगा, उसकी जब डिलीवरी लेगा, तब वो सारी कस्टम ड्यूटी भी पे करेगा, उसके साथ में वो क्या पे करेगा, आईजीएसटी भी पे करेगा। तो ये क्या हो गया आपका नॉर्मल इंपोर्ट का केस, ठीक है। उसमें इंपोर्टर को आईजीएसटी पे करना है, ठीक है। अब हम लोग अलग अलग केसेस देखेंगे, ठीक है, और वहां पे उनका ट्रांजेक्शन क्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक इंपोर्टर हो, इंपोर्टर नंबर 1, ठीक है। आपको आप आपका काम क्या है, आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। तो आप गुड्स फॉरेन से इंपोर्ट करते हो, क्योंकि आपके फॉरेन में अच्छे कनेक्ट्स, आपको कोई रिलेटिव है जो कि वहां पे मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, कुछ अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड्स, तो आप क्या करते हो, उसको इंडिया में इंपोर्ट करते हो और यहाँ पे सेल करते हो, यू आर डूइंग ट्रेडिंग। अब आप इंपोर्टर नंबर 1 हो, ठीक है। आपने 100 टीवीज, ठीक है, 100 टीवी आपने दुबई से इंपोर्ट करवाया, 100 टीवी आपने इंपोर्ट करवाया, ठीक है। अब वो टीवी आ रहे हैं, बट रास्ते में ही जब वो यहाँ पर है सी में, ठीक है, वो वेसल से आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये वेसल समझ लो, आप वेसल ही है ये, ठीक है, ये वेसल से आ रहे हैं। अब आपको पहले ऑर्डर मिल गया, तो अब आपने क्या किया, आपने सिर्फ जो डॉक्यूमेंट है वो ट्रांसफर कर दिए, इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर दिए एक दूसरे इंपोर्टर को। दूसरा एक ट्रेडर है, उसने क्या बोला कि मैं इसके आपको अच्छी वैल्यू दूंगा, तो आपने क्या करा, वहीं पे उसको ट्रांसफर कर दिया किसी और पर्सन को, ठीक है। तो गुड्स कहाँ पे अभी इंडिया में एंटर भी नहीं हुए हैं, वो कहाँ पर है, हाई सी सेल्स, हाई सी में, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोला है, इस पे जीएसटी नहीं है। आपको कुछ याद आ रहा है क्या कि हमने कहीं पे पढ़ा है, बताओ, आपको याद आ रहा है क्या, हमने ये पढ़ रखा है, राइट। शेड्यूल 3 में एक एंट्री थी कि जो आपके हाई सी सेल्स हैं वो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, दोज आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये आपका केस ये हो गया, ठीक है, कि इन 100 टीवीज पे यहाँ पर जब इंपोर्टर 1 इंपोर्टर 2 को बेचेगा, उस पे नहीं, ये आउट एंड आउट सप्लाई नहीं है, आउट एंड आउट सप्लाई पे भी हम जाएंगे, वो दूसरा है, ठीक है। तो ये वाली एक एंट्री थी जिसमें था कि आपने कस्टम पोर्ट पे पहुंचने से पहले अगर कुछ गुड्स बेचे हैं तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। अब आपके गुड्स कहाँ पे आ गए हैं, ये आपका हो गया ट्रांजैक्शन। अब आपके गुड्स आ गए हैं मुंबई पोर्ट पे, जेएनपीटी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, बहुत बड़ा पोर्ट है इंडिया का और बहुत पुराना पोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करोगे, ये जो आपका गुड्स है 100 एलसीडी टीवीज, ये क्या करोगे, ये आप अपनी गोडाउन में लेके चले जाओ, ठीक है। जो इंपोर्टर 2 है, ठीक है, इंपोर्टर 2 के पास आ गई उसके टाइटल, ठीक है। अब इंपोर्टर 2 है ना, वो भी एक ट्रेडर है, उसे भी इसको किसी और को बेचना है, ठीक है। अब ये इंपोर्टर 2 या तो अपने गोडाउन में ले जाएगा इसको, ठीक है, बट अगर गोडाउन में उसको सेल अभी नहीं करना है, ठीक है, तो अगर वो गोडाउन में लेकर जाएगा तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल उसका गोडाउन है यहाँ पे, ठीक है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले तो गुड्स यहाँ पे गोडाउन में लेके जाओ, ठीक है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके बाद कस्टमर ढूंढो, और कस्टमर अगर मुंबई का मिल गया तो क्या करना पड़ेगा, उसको वापस से गुड्स यहाँ पे भेजने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब ट्रांजेक्शन्स और स्टोरेज कॉस्ट उसको यहाँ पे भी लगनी ही है, वेयर हाउस में स्टोर करेगा, तो वो उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो अभी अपने डिलीवरी नहीं लेगा गुड्स की, वो क्या करेगा, कस्टम्स के वेयर हाउस होते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउस जिनको बोलते हैं, वहां पर गुड्स को स्टोर करवा देगा। वो क्या बोलेगा, अभी मुझे इन गुड्स की जरूरत नहीं है,
आप कस्टम वेयर हाउस में इन गुड्स को अभी रख लो, और इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा आपको कि जब आप पोर्ट से इसको स्टोर करवा रहे हो वेयर हाउस में, तभी भी आपको जीएसटी नहीं पे करना है। ठीक है, अभी भी आपको जीएसटी पे नहीं करना है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है इसको भी कस्टम्स का पार्ट मानते हैं और आउटसाइड इंडिया मानते हैं। ठीक है, तो आपको और टाइम मिल गया कि आपकी वर्किंग कैपिटल भी और बच जाएगी, राइट। तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली जब आपके पास ऑर्डर आएगा, ठीक है, तभी आप उसको बेच दोगे और तभी उसकी डिलीवरी ले लोगे, या फिर कस्टमर को बोल दोगे कि आप डिलीवरी ले लो। ठीक है, तो जब आपने स्टोर करवा दिए कहां पर, कस्टम्स वेयर हाउस में, तब भी जीएसटी नहीं लगेगा, कोई कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगेगी। ठीक है, अब कस्टम वेयर हाउस में पड़े हुए आपके गुड्स, ठीक है, जो इंपोर्टर 2 है, ठीक है, उसके पास एक अच्छा ऑर्डर आया है, एक मैन्युफैक्चरर है, उसको वो फॉर एग्जांपल कोई होटल बना रहा है, ठीक है, उसको होटल में एलसीडी टीवी की जरूरत है। उसने क्या करा, ये जो आपके गुड्स हैं उनका टाइटल किसको ट्रांसफर कर दिया, इंपोर्टर 3 को। बताओ, अब इंपोर्टर 3 को पे करना पड़ेगा क्या, तो वहीं पर आप शेड्यूल 3 में जाओगे तो एक और एंट्री है कि अगर कस्टम्स वेयरहाउस में भी आपने कुछ सेल किया है विद बिफोर क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन, तो भी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये वापस से आपका शेड्यूल 3 आ जाएगा यहाँ पर, और इसमें भी आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली जीएसटी पे कौन करेगा, तो जो उसको क्लियर करवा रहा है वो पे करेगा। तो इंपोर्टर 3 जो है वो इसको क्लियर करेगा। ठीक है, अब इंपोर्टर 3 की जो लोकेशन रहेगी, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, जो फाइनल इंपोर्टर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी इस ट्रांजैक्शन की, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्यों होगी, क्योंकि फाइनली अल्टीमेटली गुड्स कहां पर यूज होने वाले हैं, उसकी फैक्ट्री या फिर उसका जो प्रीमाइस है वहां पर होने वाले हैं, और वो वहीं पर उसका क्रेडिट ले पाएगा। अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ हो जाता, ठीक है, और इंपोर्टर की फैक्ट्री कहीं और है, तो वो उसका क्रेडिट ले पाता क्या, नहीं ले पाता। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि लोकेशन ऑफ इंपोर्टर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि कब आपको यहाँ पे कोई जीएसटी लगेगा, स्टोर किया तभी भी नहीं लगेगा, आपने एक इंपोर्टर से दूसरे इंपोर्टर कस्टम्स वेयर हाउस में भी ट्रांसफर किया तो भी नहीं लगेगा। कब लगेगा जीएसटी, जब आप इसको क्लियर करवा रहे हो फॉर होम कंजम्पशन। तो है ना, यहाँ पे एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। उसके टाइम पे आपको सब जीएसटी भी पे करना पड़ेगा और कस्टम ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी पॉइंट ऑफ लेवी एंड कलेक्शन एज पर सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ। तो आपका जो कलेक्शन होगा वो किस हिसाब से होगा, सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ, और जो वैल्यू निकलेगी, ठीक है, वो क्या होगी, सेक्शन 12 और कस्टम्स एक्ट। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, अब ये ट्रांजैक्शन वैल्यू कौन सी है, मतलब जो इंपोर्टर 3 ने यहाँ पर फाइनली गुड्स खरीदा था, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर आपकी कस्टम्स की वैल्यू से ज्यादा है, तो आपको उस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ये जो आपके 100 एलसीडी टीवीज थे, ठीक है, जब आपने उसको ट्रांसफर किया, ठीक है, किसको ट्रांसफर किया आपने, इंपोर्टर 2 ने इंपोर्टर 3 को ट्रांसफर किया, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख पर पीस के हिसाब से इसको ट्रांसफर किया। ठीक है, अब आपकी कस्टम्स जो वैल्यू है, कस्टम वैल्यू, ठीक है, वो FOB CIF वो सब हम कस्टम्स में एक बार देखेंगे, कब पढ़ेंगे। ठीक है, तो कस्टम्स के हिसाब से आपकी वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर आ रही है 90,000 पर पीस, ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी तो 90,000 पे लगेगी, लेकिन जो आपका जीएसटी उसमें आप क्या दिखोगे, दिस और लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर, और उस पे आपको जीएसटी आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, और रेट कौन सा लगेगा, तो रेट आपका वही लगेगा जो कि वैसे गुड्स डोमेस्टिक सप्लाई में जो उसका जीएसटी लगता है, सेम रेट पे आपको यहाँ पर आईजीएसटी पे करना है। तो कौन पे करेगा, इंपोर्टर 3 पे करेगा। कब पे करेगा, जब वो फॉर होम कंजम्पशन लेकर जा रहा है तब करेगा। किस वैल्यू पे करेगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू या फिर कस्टम्स वैल्यू, विच एवर इज हायर। ठीक है, और कस्टम्स वैल्यू जो रहेगी ना आपकी, तो कस्टम्स के हिसाब से जो वैल्यू निकलेगी वो प्लस सारी जो आपकी कस्टम ड्यूटी है वो ऐड कर दोगे, उसके बाद जीएसटी लगता है। आपने वैल्यूएशन में भी देखा है, ठीक है, हमारे जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स में भी यही है। क्या है कि जीएसटी आपका कब किस पे लगता है, वैल्यू प्लस ऑल टैक्सेस एक्सेप्ट जीएसटी। ठीक है, तो एक्सेप्ट जीएसटी कोई भी टैक्सेस है उसके ऊपर आपका आईजीएसटी लगेगा, और हमेशा आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी आईजीएसटी नहीं लगेगा इंपोर्ट के केस में। ठीक है,
तो आपका ये वाला केस भी कवर हो गया, ठीक है। देन एक एग्जम्पशन दे रखा है गवर्नमेंट ने, किसको, अगर एसईजेड और ईओयू कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। अब एसईजेड और ईओयू क्या होते हैं, तो एसईजेड एक जोन होता है, एक एरिया होता है, जैसे गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है, इस एरिया में हम उन लोगों को ही इंडस्ट्रीज लाने देंगे जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम अपना गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब वो ये जो गुड्स आ रहे हैं, ठीक है, वो करने क्या वाले हैं, इसको यूज करेंगे इन गुड्स को, ठीक है, किसी दूसरे गुड्स में डाल के उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम चाहते हैं एक्सपोर्ट प्रमोट हो, इसीलिए हमने क्या कर रखा है, उनको एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो एसईजेड और ईओयू कभी भी कोई गुड्स मंगवा रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पे आपको आईजीएसटी पे नहीं करना है। और ईओयू क्या होता है, तो ईओयू भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स ही होते हैं, एक स्कीम है, उसमें आप रजिस्टर हो सकते हो, यू नो, फॉर दैट रीजन कि आपका, अब उसमें ना फिर कंडीशंस रहती है कि आपको मिनिमम 80 to 90% आपका जो भी सप्लाई है वो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसा है। तो एसईजेड क्या होता है, एक एरिया होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसके अंदर एक यूनिट होता है। और ईओयू क्या होता है, गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके अंदर आप रजिस्टर हो सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों अगर इंपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस पर भी आपको आईजीएसटी पे नहीं करना है, ठीक है। देन ये आशिता जो आप बोल रहे थे ना, आउट एंड आउट सप्लाई, वो ये है, जैसे आप बैठे हो जम्मू एंड कश्मीर में, आपको एक ऑर्डर आया पाकिस्तान से, ठीक है। पाकिस्तान से क्या ऑर्डर आया कि उनको चाहिए जीन्स, ठीक है। अब आपको पता है कि जीन्स जो है सबसे ज्यादा अभी आजकल पॉपुलर कहाँ पे बनती है, बांग्लादेश में बनती है। लेवीज और इन सब के ने भी आजकल जॉब वर्क ये लोग बांग्लादेश से ही करवाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, डायरेक्टली बांग्लादेश में आपका एक सप्लायर है, आपने उसको बोला कि डायरेक्टली आप गुड्स भेज दो किसको, पाकिस्तान को, ठीक है, वाया फ्लाइट, ठीक है। अब ये जो आपके गुड्स हैं ये कभी भी इंडियन टेरिटरी में एंटर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और इंडियन टेरिटरी में एंटर नहीं हो रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका आउट एंड आउट सप्लाई। इसको थर्ड कंट्री शिपमेंट भी बोलते हैं। इस पे आपका कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था, आउट एंड आउट सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। तो ये आपको कौन सा केस हो गया, आउट एंड आउट सप्लाईज का, ठीक है। अब लास्ट आपका एक केस बचा है बैगेज वाला। आप गए घूमने के लिए दुबई, ठीक है, दुबई में आईफोन सस्ते मिलते हैं, आपने क्या करा, एक आईफोन अपनी जेब में रख लिया, ठीक है। तो आप वो कैसे ला रहे हो, एज बैगेज, ठीक है। तो आप कोई भी सामान एज बैगेज लेके आ रहे हो तो उस पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। उसमें भी एक लिमिट्स है जो कि आपको कस्टम्स में देखने को मिलेगी। कस्टम्स में लिमिट्स है कि आप इतना, ऐसा नहीं कि आप आईफोन दे रखा है तो आपने 10-15 आईफोन आप एक साथ लेके आ रहे हो, उसमें भी एक लिमिट होती है, ठीक है। तो वो भी हम बैगेज रूल्स में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज दोज आर पार्ट ऑफ योर बैगेज, उस पर आपको जीएसटी पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारे सारे इंपोर्ट के सारे केसेस कवर हो गए हैं। एक तो नॉर्मल इंपोर्ट देख लिया, ठीक है। फिर ये जो दूसरा इंपोर्ट है इसमें हमने क्या देख लिया, एक तो हाई सी सेल, उस पर भी जीएसटी नहीं है। कस्टम वेयर हाउस में आपने स्टोर किया है तभी भी जीएसटी पे नहीं करना है। कस्टम वेयर हाउस में किसी और को बेच दिया है तभी भी पे नहीं करना है। पे कब करना है, जब आप उसको क्लियर कर रहे हो अपने फैक्ट्री में ले जाने के लिए। तो ये आपका सेकंड और थर्ड केस हो गए। फोर्थ केस, अगर एसईजेड और ईओयू ने अगर इंपोर्ट किया है तो उनको भी जीएसटी पे नहीं करना है। आउट एंड आउट सप्लाई है तो भी जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर आप बैगेज में ला रहे हो तो भी जीएसटी पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा इंपोर्ट ऑफ गुड्स खत्म हो गया है। एक बार ऊपर से ग्लांस थ्रू कर लेते हैं। तो ये देखो, एक बार आप ये सारे सेक्शंस पढ़ लेना, ठीक है, कि आपका इंटरस्टेट सप्लाई होता है, कब लगता है, देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंटरस्टेट, ये आपका चार्जिंग सेक्शन है 12, सेक्शन 12 कस्टम्स एक्ट का। देन कस्टम्स टैरिफ, ये बोलता है कि सेम रेट पे लगेगा, ठीक है। देन ये आपकी वैल्यू है, तो कस्टम ड्यूटी प्लस बेसिक कस्टम प्लस अदर कस्टम ड्यूटी एक्सक्लूडिंग आपकी जीएसटी। फिर वेयर हाउस गुड्स के बारे में दे रखा है सेक्शन 3(8) में ऑफ टैरिफ, ठीक है। फिर ये पूरा आपका प्रोसेस है जो कि हमने मैप पे बनाई थी, ठीक है।
आपको पे कब करना है, जब आप क्लियर कर रहे हो फॉर होम कंजम्पशन। ये वैल्यू क्या होगी, तो ये रहेगी, ठीक है। फिर स्पेसिफिक इंस्टेंस, तो हाई सी सेल भी देख लिया हमने, थर्ड कंट्री शिपमेंट देख लिया, एसईजेड और ईओयू देख लिया, और इंपोर्ट एज बैगेज देख लिया, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया है, मैंने आपको समझा दिया है। आप एक बार ये टेक्स्ट भी सबका पढ़ लेना, ठीक है। टेक्स्ट पढ़ोगे तो एग्जाम में लिखने में अच्छा रहेगा, और जिनका एमसीक्यू है उनको तो ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देन है हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस में भी आपके 2-3 केसेस बन सकते हैं, तो हम लोग सब चीजें कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट, अगर आपका नॉर्मल इंपोर्ट है, ठीक है, आपका सप्लायर बाहर है, फॉर एग्जांपल सप्लायर है चाइना में, चाइना में से आपने कुछ सर्विस इंपोर्ट करी है, ठीक है, नॉर्मल सर्विस है, कंसल्टेंसी सर्विस है फॉर एग्जांपल। अब चाइना में जो सप्लायर है, ठीक है, वो तो रजिस्टर्ड होगा नहीं इंडिया में, तो टैक्स कौन पे करेगा? टैक्सेबल सप्लाई तो है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी लोकेशन, जो जनरल क्लॉज है ना, उसमें क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अब प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में आ गया तो अब टैक्स भी लगेगा, ठीक है, और टैक्स लगेगा तो आप कौन पे करेगा, तो आपको पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका। अच्छा, इसके पहले एक बार हम ये चार्ट देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी देख रखा है चार्ट, कहां पर देख रखा है, हमारा चैप्टर 2 था सप्लाई में, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे टैक्स कब लगता है, ठीक है। तो कंसीडरेशन अगर हो तो हमेशा आपको जीएसटी पे करना ही है। शाहरुख खान ने अपना घर डिजाइन करवाने के लिए आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली, उसको $10,000 दिए, ठीक है। भले ही वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, आपको जीएसटी पे करना है रिवर्स चार्ज पे, ठीक है। सेकेंड, अगर कंसीडरेशन नहीं है तो अनरिलेटेड पर्सन हो अगर, तो कोई सप्लाई की बात ही नहीं आती है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएन ने इंडिया में धारावी में फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल क्या केसेस तो कोरोना के बढ़ ही गए हैं, तो यूएनओ ने या फिर डब्ल्यूएचओ ने सोचा कि फ्री में डॉक्टर का कंसल्टेशन देंगे, ठीक है। उसके लिए वो अनरिलेटेड पर्सन को फ्री में सप्लाई कर रहे हैं, धारावी के लोग उनके रिलेटिव तो है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सप्लाई नहीं होगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर रिलेटेड पार्टी है तो अगेन दो बातें होगी, ठीक है। अगर बिजनेस के लिए नहीं है, एक डैड अपने सन और डॉटर को बाहर से इंडिया में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इट इज नॉट फॉर बिजनेस, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन अगर टाटा यूके, ठीक है, जैसे जो आपकी जेएलआर है, जैगवार और लैंड रोवर, वो किसकी सब्सिडरी है, वो टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है। अगर जेएलआर ने कुछ फ्री में टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स दिए हैं, सप्लाई दिए हैं किसको, टाटा मोटर्स इंडिया को, तो वो क्या हो जाएगा, इट इज ऑल्दो इट इज फॉर नॉट फॉर कंसिडरेशन बट रिलेटेड पार्टी है, तो उसको क्या हो जाएगा, उसको सप्लाई मानेंगे। और जीएसटी किसको पे करना पड़ेगा, टाटा मोटर्स इंडिया को रिवर्स चार्ज पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस हो गई कि आपको जीएसटी पे करना है। अब ये क्या हो गया आपका नॉर्मल केस, ठीक है। सेकेंड आपका है ऑइडार सर्विस, ठीक है। अब ऑइडार सर्विस क्या होती है, तो वो हम आज डिटेल में भी एक बार देखेंगे, ठीक है। टेक्स्ट में दे रखा है कि ऑइडार का मतलब, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होती है, तो वो हम एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो अब नेटफ्लिक्स यूएस ने क्या कर रखा है, आप नॉर्मल पर्सन हो, आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, आपने पेमेंट किया, और आप क्या देख रहे हो, उसमें कंटेंट देख रहे हो, तो वो भी कवर होता है ऑइडार में, ठीक है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल, ठीक है। तो अब आप तो रजिस्ट्रेशन लोगे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो नेटफ्लिक्स के जितने भी सब्सक्राइबर है सबको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में, किसके लिए, सिर्फ मूवीज देखने के लिए, तो कोई लेने वाला है क्या, तो कोई नहीं लेने वाला, तो इसीलिए। अच्छा, अगर इसकी जगह कोई टैक्सेबल पर्सन होता, ठीक है, मतलब अगर कोई टैक्सेबल पर्सन है, वो फिर अगर ऑइडार सर्विसेज ले रहा है बाहर से, नेटफ्लिक्स यूएस से, तो उस केस में वो पे कर सकता है। तो उस केस में जो टैक्सेबल पर्सन है वो ही पे करेगा, और आपका जो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल वाला केस लग जाएगा, उसमें आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्सेबल पर्सन ही पे करेगा। लेकिन अगर ओनली एंड ओनली इफ अगर नॉन टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है, तो नेटफ्लिक्स को इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और नेटफ्लिक्स को जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेम केस है ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में, ठीक है। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसमें 9(5) सेक्शन है, ठीक है, आपका सीजीएसटी का 9(5), वो क्या बोलता है कि रिवर्स चार्ज पे करना है ई कॉमर्स को इन 3
कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज, ठीक है। कौन कौन सी थी वो? एक तो उबर ओला वाली थी, ठीक है, आपकी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाली, ठीक है। देन सेकेंड आपकी थी ओयो और एयरबीएनबी वाली, होटल वाली, ठीक है। अगर आप होटल बुकिंग करवा रहे हो तो एयरबीएनबी हाउस, हाँ। और थर्ड थी आपकी हाउसकीपिंग वाली, ठीक है, तो अर्बन क्लैब वाली थी। तो ये क्या है आपकी एयरबीएनबी। एयरबीएनबी क्या करता है? एयरबीएनबी आपके पास अगर एक अपार्टमेंट है तो आप उसको लिस्ट कर सकते हो एज अ रेंट, ठीक है। तो ओयो जनरली होटल्स के लिए है, और जो एयरबीएनबी है वो किसके लिए? आप अगर आपको अपना एक अपार्टमेंट ही, अपना रूम ही अगर आपको शेयर करना है एज अ गेस्ट के लिए, तो आप वो कर सकते हो। तो अपार्टमेंट है आपका गोवा में, ठीक है, तो आपने क्या कर रखा है, उसको एयरबीएनबी के थ्रू लिस्ट करवा दिया है। तो उस केस में क्या होगा, एयरबीएनबी को इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो केसेस हैं जहां पर सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेके टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। देन एक ये वाला केस भी है कि इंपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब सर्विस आपने ली है किस चीज की? ट्रांसपोर्टेशन की, फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। किससे लिए? शिपिंग लाइन आउटसाइड इंडिया। तो मस्क करके एक शिपिंग लाइन है, सबसे बड़ी शिपिंग लाइन है, उससे फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ इंपोर्ट करवा रहे हो, ठीक है। अब जब आप इंपोर्ट करवा रहे हो मतलब आप इंपोर्टर, तो आपको ये जो फ्रेट है इस पे रिवर्स चार्ज पे जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि शिपिंग लाइंस जो है ना, शिपिंग लाइंस और जो एयरलाइंस है उनको गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखा है। इनफैक्ट जो आपका कंपनीज एक्ट में, उसमें भी एग्जम्पशन है कि इनको इंडिया में बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने हैं। तो जनरली क्या होता है, आपकी अगर कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है या फिर आप बिजनेस भी कर रहे हो इंडिया में, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है, उसको आरओसी में फाइल करने पड़ते हैं। लेकिन शिपिंग कंपनी और जो एयरलाइंस कंपनी, उनको ये एग्जम्पशन है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने हैं तो आप उनसे जीएसटी पे कैसे करवाओगे? क्योंकि वो तो फिर कुछ भी पे कर देंगे, बोल देंगे कि ये 100 करोड़ हमारी लाइबिलिटी है, उन्होंने आर्बिट्रेरी कुछ भी बोल दिया, ठीक है। अब आप जीएसटी में उनको बोल नहीं सकते कि आप जीएसटी के लिए ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इस केस में पेमेंट किसको करना है? इंपोर्टर को पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। इस केस में इंपोर्टर। तो आपके जनरली कौन पे करता है? अब इस केस में हो सकता है, देखो इस केस में स्पेसिफिकली ये क्यों दिया, जैसे आपका ये वाला केस तो था ही ऑलरेडी कि क्या है, सप्लायर बाहर है, रेसिपिएंट इंडिया में है, तो रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज पे करेगा। इसको स्पेसिफिकली क्यों दिया? क्योंकि बहुत बार आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ये जो फ्रेट है वो एक्सपोर्टर ही बियर करता है। तो फॉरेन में एक्सपोर्टर बैठा हुआ है, ठीक है, उसने क्या बोला है कि ये जो फ्रेट है ये मैं बियर करूंगा। तो सर्विसेज हो किसको रही है? सर्विसेज शिपिंग कंपनी एक्सपोर्टर को दे रहा है, ठीक है, और गुड्स आपके इंडिया में आ रहे हैं। तो आप इंपोर्टर जो है वो सर्विस रेसिपिएंट जरूरी नहीं हर बार हो, ठीक है, वो फ्रेट नहीं पे कर रहा है तो वो नहीं रहेगा सर्विस रेसिपिएंट, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमको इस पे टैक्स तो चाहिए ही, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इंपोर्टर के उस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, भले ही फिर ओके, हाँ, तो भले ही फिर आपका क्या है कि जो फ्रेट है वो कोई भी पे कर रहा हो, इंपोर्टर के ऊपर ही उसकी लाइबिलिटी आएगी रिवर्स चार्ज पे। और इसमें इंपोर्टर अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, और कि ना रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ेगा कब नहीं लेना पड़ेगा वो भी हम एक बार देखते हैं, ठीक है। और इस केस में भी वही रहेगा आपका, क्योंकि कैसा है आपके पास जैसी आरसीएम की लाइबिलिटी आई, आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, एज पर सेक्शन 24। तो आपको इस केस में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ इंपोर्टर, कि आपको कब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? अगर आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, ठीक है, और अगर आपका गुड्स एग्जेम्प्ट है तो आपको आईजीएसटी पे करना ही नहीं है, ठीक है, तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मत लो, ठीक है। आपको आईईसी कोड तो लेना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो होता है वो कस्टम्स का होता है, वो तो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपको ये गुड्स क्लियर करवाने रहेंगे, ठीक है। बट आईजीएसटी में अगर वो एग्जेम्प्टेड गुड है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर टैक्सेबल गुड्स है, ठीक है, तो जैसे टैक्सेबल गुड्स आपने इंपोर्ट किया, आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन लोगे तभी आपको उसका आईटीसी भी मिलेगा।
बट अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है तो उस केस में आप क्या हो, रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अगर आप रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने के लिए लायबल हो, किस केस में नहीं होगे, तो आप इस केस में नहीं होंगे और इस केस में नहीं होंगे, ठीक है। इस केस में सप्लायर ही और ई कॉमर्स ही टैक्स पे करता है, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं, तो आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेना है। बट अगर आपके ऊपर लाइबिलिटी हुई, रिक्वायर्ड टू, इफ यू आर रिक्वायर्ड टू पे अंडर रिवर्स चार्ज, तो आपको कंपल्सरीली रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें किसी को डाउट है क्या, कुछ बताओ, आया अभी तक समझ में? ओके okay. अब इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट किसका मिलेगा किसका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आईटीसी की बात करें तो इंपोर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गुड्स इंपोर्ट, तो उस पे क्या लगेगा आपका, कस्टम ड्यूटी भी लगती है, आईजीएसटी भी लगता है, कॉम्पनसेशन सेस भी लगता है। तो जो आपकी अदर ड्यूटीज है इसका आईटीसी नहीं मिलता है, बीसीडी, वेलफेयर सरचार्ज और एंटी डंपिंग या फिर सेफगार्ड ड्यूटी, इन सब का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आईजीएसटी का आपको आईटीसी मिल जाएगा, कॉम्पनसेशन सेस का आपको आईटीसी मिलेगा और आप उसका पेमेंट किसके लिए कर सकते हो, कॉम्पनसेशन सेस आगे पे करने के लिए, ठीक है। और अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी है तो आपको आईजीएसटी का आईटीसी तो मिलेगा ही, तो ठीक है। सिर्फ किसका नहीं मिलेगा, आपकी जो कस्टम ड्यूटी है उनका सबका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो एक बार ऊपर से ग्लांस थ्रू कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया इंपोर्ट, फिर ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये चारों कंडीशंस भी हमने देख ली है। अब ये आपको एक बार पढ़ना है कि ऑइडार में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो क्या होता है ऑइडार, इन शॉर्ट होता क्या है कि मीडिएशन बाय आईटी, आईटी के बेसिस पे आप सर्विसेज रिसीव कर रहे हो, विच इज इम्पॉसिबल विदाउट आईटी। अगर आईटी नहीं हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं हो, तो आपकी ये सर्विसेज इम्पॉसिबल। जैसे नेटफ्लिक्स, अगर इंटरनेट नहीं हो तो आप क्या मूवी देख सकते हो, नहीं देख सकते, ठीक है। और फिर सर्टेन एग्जांपल्स गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, तो ये सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। वेबसाइट होस्टिंग, वेबसाइट सप्लाई, मेंटेनेंस, प्रोग्रामिंग, ये सब आपका क्लाउड सर्विसेज, सॉफ्टवेयर अपडेशन। अगर आप कुछ इमेजेस या फिर कुछ भी डेटाबेस एक्सेस भी कर रहे हो, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जहाँ से आप स्टॉक इमेजेस परचेज कर सकते हो, तो वो सब, टेक्स्ट, फिर म्यूजिक, फिल्म्स, गेम्स, गेमिंग्स, ये सब चीजें है, ठीक है। फिर आपका म्यूजिक, तो ये सब आपका नेटफ्लिक्स भी इसमें कवर हो जाता है, ठीक है। और इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में दे रखा है, तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है, ये आप एक बार ग्लैंस थ्रू कर लेना। अच्छा, अब इसमें टैक्स कौन पे करता है, तो ऑइडार में क्या दे रखा है कि अगर रेसिपिएंट टैक्सेबल पर्सन है, जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो टैक्सेबल पर्सन, जैसे हमने देखा था नेटफ्लिक्स अगर सर्विसेज दे रहा है किसी टैक्सेबल पर्सन को, ठीक है, उस केस में तो रिवर्स चार्ज पर टैक्सेबल पर्सन ही टैक्स पे कर देगा। बट अगर नॉन टैक्सेबल पर्सन को आपने कोई सर्विसेज दे दी, ठीक है, अगर कोई इंटरमीडियरी के थ्रू, इंटरमीडियरी मतलब क्या, कि कोई उनका एजेंट है, एजेंट के थ्रू वो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, तो एजेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डिज्नी हॉटस्टार, ठीक है। अब अगर डिज्नी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, उसका टाइप किसके साथ है, हॉटस्टार के साथ, तो हॉटस्टार के साथ वो सर्विसेज दे रहा है, तो थ्रू हॉटस्टार सर्विसेज दे रहा है, तो अब इसमें जो जीएसटी है वो कौन पे करेगा, डिज्नी नहीं करेगी तो चलेगा, हॉटस्टार को पे करना पड़ेगा। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अमेजॉन, ठीक है। अब कोई कोई दूसरी बाहर की एंटिटी है जिसको अपनी बुक सेल करनी है ऑन अमेजॉन, आपका किंडल, ठीक है, तो वो किसके थ्रू कर रहा है, अमेजॉन के थ्रू कर रहा है, तो उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन किसको लेना पड़ेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर अमेजॉन को लेना पड़ेगा। और या फिर अगर आप खुद ही सप्लाई कर रहे हो, नेटफ्लिक्स फॉर एग्जांपल अगर खुद ही सप्लाई कर रहा है, तो उसको खुद को रजिस्ट्रेशन इंडिया में लेना पड़ेगा। ये क्या होगा आपका ऑइडार सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, अब ऑइडार के लिए आपके दोनों चीजें, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या कंडीशन, एक तो मीडिएशन बाय ऑनलाइन होना चाहिए और ऑटोमेटेड होना चाहिए और इम्पॉसिबल विदाउट आईटी होना चाहिए। जैसे पीडीएफ डॉक्यूमेंट मैन्युअली ईमेल्ड बाय प्रोवाइडर, मतलब क्या कर रखा है, आप रिक्वेस्ट दो और पीडीएफ डॉक्यूमेंट वो आपको मेल करेगा, तो ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये आपका नहीं हुआ, तो इसलिए ऑइडार नहीं होगा, ठीक है।
पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली इनेबल्ड बाय प्रोवाइडर सिस्टम। तो अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपका ऑइडर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑइडर क्लासिफाई होना या नहीं होना इतना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर ऑइडर आप कर रहे हो, ठीक है, ऑइडर सर्विसेज आप ले रहे हो, अगर आप नॉन टैक्सेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, सामने वाली पार्टी पे करेगी। लेकिन आप नॉन टैक्सेबल पर्सन हो और अदर देन ऑइडर सर्विसेज ले रहे हो तो आपको रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आ जाएगी, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसीलिए ऑइडर सर्विसेज क्लासिफाई होना या ना होने से ये डिटरमाइन करेगा कि टैक्स कौन पे करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन पूरा, सॉरी इंपोर्ट पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या है, तो वहां पर भी केसेस है, ठीक है। जैसे आप, अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, हमेशा एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, इसीलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है, अगर आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पे आपको आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है वो क्या है, जीरो रेटेड। अब जीरो रेटेड एक चीज हो गई और एग्जाम्प्ट दूसरी चीज हो गई, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि जीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट में क्या डिफरेंस है और एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड क्यों किया, एग्जाम्प्ट क्यों नहीं किया, वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अभी आप ये समझ लो कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है आपका जीरो रेटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हो मध्य प्रदेश में, ठीक है, आपको एक ऑर्डर आया चाइना से कुछ गुड्स सप्लाई करने का, ठीक है। अब आप वो गुड्स बनाते नहीं हो, ठीक है, आपको ऐसी फोन आया जनरली चाइना से, मिस्टर हुआ हूँ का, उन्होंने बोला कि मुझे 100 क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, एक केमिकल की, जो कि केमिकल इंडिया में ही बनता है, ठीक है, चाइना में नहीं बनता है। तो आपने क्या बोला कि ठीक है मैं आपको ला के दूंगा। अब आपने क्या किया, आपने एक मैन्युफैक्चरर को, उस केमिकल मैन्युफैक्चर जो केमिकल वो जो बनाता था उससे कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे सप्लाई करो और मैं ये इसको एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो अब मैन्युफैक्चरर ने क्या बोला, अब मैन्युफैक्चरर ने बोला कि मैं जब आपको सेल करूंगा तो ये तो क्या, ये एक्सपोर्ट नहीं है, ये वाला जो लेग है ये एक्सपोर्ट है क्या, नहीं ये एक्सपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट वाला लेग कौन सा है, ये वाला एक्सपोर्ट वाला लेग है, तो इस पे तो आपको आईजीएसटी पे नहीं करना है, जीरो रेटेड है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो लेग है इस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब मर्चेंट एक्सपोर्टर जो है उसने क्या बोला कि यार मैं आगे एक्सपोर्ट ही करने वाला हूँ, आई एम जस्ट अ मीडिएटर, ठीक है, गवर्नमेंट को भी पता है मैं एक्सपोर्ट ही करने वाला हूँ, तो मैं अभी 100 रुपीज प्लस 18 रुपीज जीएसटी पे करूं, ठीक है, उसके बाद मैं एक्सपोर्ट करूं और उसके बाद इसका रिफंड लूं, तो ये तो बहुत, मतलब मेरे लिए ये कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी 18 रुपीज की, जब तक मेरे पास कैश आता है, रिफंड आता है, तब तक मेरी ब्लॉक हो जाएगी। और ये जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है ना, ये बहुत कम मार्जिन में काम करते हैं। अब अगर उसकी 18 रुपीज की कैपिटल ब्लॉक हो रही है तो उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी हो जाएगी कि उसका मार्जिन ही पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ठीक है हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, आप बना नहीं सक रहे हो, आप एक्सपोर्ट करने में माहिर हो, तो आप ऑर्डर लेके आओ, किसी और से बनवा के उसको बेचो, हम आपसे जो जीएसटी है वो सिर्फ 0.1% ही लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ 0.1 रुपीज ही जीएसटी पे करना है, इसको क्या बोलते हैं, मर्चेंट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अगर आप ऐसे मर्चेंट एक्सपोर्टर को कुछ सप्लाई कर रहे हो, किसको सप्लाई कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई कर रहे हो जो कि आगे एक्सपोर्ट करने वाला है, उसके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है, ठीक है, तो आपको जीएसटी कितना पे करना है, 0.1%। अब ये इतना इजी नहीं होता है, मतलब इसके लिए पूरे प्रोसीजर आपको प्रॉपर फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो प्रोसीजर भी हम अभी देखेंगे, ठीक है, आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो हमने 2 पॉइंट्स कवर किए, एक तो अगर नॉर्मल एक्सपोर्ट है, ठीक है, नॉर्मल एक्सपोर्ट क्या होगा आपका, जीरो रेटेड। बट अगर आपने एक एक्सपोर्टर को सेल किया है उसको क्या बोलते हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर, ठीक है, और मैन्युफैक्चरर ने उसको गुड्स सेल किया है और ये आगे एक्सपोर्ट होने वाला है, तो उस केस में क्या होगा, आपको सिर्फ 0.1% टैक्स पे करना है। अगर आईजीएसटी तो 0.1%, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी तो 0.05 प्लस 0.05 एसजीएसटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एक्सपोर्ट और मर्चेंट एक्सपोर्ट का केस, तो ये दोनों कवर हो गए।
अब सेकेंड एक और कैटेगरी होती है, थर्ड कैटेगरी इनफैक्ट, वो होती है आपकी डीम्ड एक्सपोर्ट। अब डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, तो ये भी ऐसा ही होता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर तो जैसे जो गुड्स है, ठीक है, वो गुड्स आपने एज इट इज एक्सपोर्ट कर दिए हैं मैन्युफैक्चरर से। आपने जो भी केमिकल्स है वो एज इट इज लिया और एज इट इज आपने एक्सपोर्ट कर दिया, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मर्चेंट एक्सपोर्ट। इस पे तो गवर्नमेंट को साफ दिख रहा है कि हाँ ये गुड्स आए, गुड्स गए, सेम ही गुड्स है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपको 0.1% ही पे करना है जीएसटी, और आउटपुट पे तो, एक्सपोर्ट पे तो करना ही है। बट कभी कभी क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, वो क्या करता है, गुड्स मैन्युफैक्चर करता है और फिर एक्सपोर्ट करता है। तो वो क्या करेगा, उसके लिए उसको इनपुट्स लेने पड़ेंगे, उसको कुछ कैपिटल गुड्स भी लगेगा। जैसे इंडिया में अगर आप देखो तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहां से बहुत एक्सपोर्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत जनरेट करता है। और मारुति, हुंडा और हुंडई, हुंडा नहीं, हुंडई आई थिंक, तो ये सब जो कंपनीज है ना, ये बहुत एक्सपोर्ट करते हैं अपनी कार्स, ठीक है। तो अब उन्हें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो उन्हें टायर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उन्हें, अब ये जो है आपके मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मारुति और हुंडा है, वो सब क्या बनाते हैं, वो चेसिस बनाते हैं और इंजन बनाते हैं। बाकी सब चीजें वो कहाँ से लेते हैं, किसी और से लेते हैं। तो टायर किसी से ले लेंगे, ठीक है। फिर जो लाइट्स और ये सब होती है, मदरसन सुमी करके कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उससे लेंगे वो सब, ठीक है। और उसके लिए उनको फैक्ट्री भी डालनी पड़ेगी, तो फैक्ट्री के लिए जो मशीन है वो भी किसी से लेंगे, ठीक है। तो अब जब जो एक्सपोर्टर होते हैं ना, उन्हें गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इनपुट्स या फिर कैपिटल गुड्स अगर इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, तो आप इंपोर्ट कर लो। आप हमको स्टार्टिंग से बता दो कि हाँ मैं ये जो गुड्स है 1 साल में या 2 साल में इसको एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, इसके लिए। तो आपने क्या बोला, आप गए कस्टम्स ऑफिसर के पास, एफटीपी में ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। आप गए ऑफिसर के पास, आपने क्या बोला कि मैं 100 क्वांटिटी ऑफ कार्ड्स एक्सपोर्ट करूंगा, इसके लिए मुझे इनपुट्स चाहिए और इसके लिए मुझे कैपिटल गुड्स चाहिए, तो मुझे ये सब इंपोर्ट करना है। तो आपके ऑफिसर ने क्या बोला कि ठीक है, आप इनको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो, ड्यूटी फ्री, आप ड्यूटी फ्री इनको इंपोर्ट कर लो, हम आपसे कस्टम्स भी नहीं लेंगे, जीएसटी भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या ऑथराइजेशन आ गया, एडवांस ऑथराइजेशन किस चीज का आ गया कि आप विदाउट पेइंग जीएसटी, विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी आप क्या खरीद सकते हो, इनपुट्स इंपोर्ट कर सकते हो और कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो। ये दोनों अलग अलग स्कीम्स है। ये है आपका एडवांस ऑथराइजेशन और ये है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो ये दोनों अलग स्कीम के अंडर में आपको दोनों एक स्क्रिप्ट। अब इसमें क्या होता है कि आप जितना जितना एक्सपोर्ट का बताते हो ना, हम इतना एक्सपोर्ट करने वाले हैं, उसके बेसिस पे कुछ परसेंटेज आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं कि आप इतना इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट ड्यूटी फ्री, विदाउट पेइंग ड्यूटी, ठीक है। तो अब ये आपके पास ये आ गया कि आप फॉर एग्जाम्पल इसमें आ गया कि आप 100 कार्स बेचोगे, ये फॉर एग्जाम्पल होगी आपकी 10 करोड़ की, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप आईटी इनपुट्स ले सकते हो 2 करोड़ के और कैपिटल गुड्स ले सकते हो 5 करोड़ के। तो आप ये इंपोर्ट कर लो, इस पे हम आपको जीएसटी भी चार्ज नहीं करेंगे, कोई कस्टम ड्यूटी भी चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। बट अभी जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसको इंडिया में ही सप्लाईज मिल गई है, अब ये इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो गवर्नमेंट, उसने क्या बोला कि यार मुझे जब इंडिया में ही मिल रहा है तो मैं इसको जबरदस्ती एक्सपोर्ट क्यों करूं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ठीक है, अगर आप इंपोर्ट नहीं कर रहे हो, डोमेस्टिकली भी ले रहे हो, तो भी आपको ये एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो 2 करोड़ का बेनिफिट है, ड्यूटी स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, वो आप क्या करोगे, या तो मतलब उसके अगेंस्ट में आप ये ले रहे हो, तो या तो आप उसका रिफंड ले लो, तो आईजीएसटी आपको पे तो करना है बट उसका आप रिफंड ले सकते हो, ठीक है। तो या तो आप उसका रिफंड ले लो, या तो जो सप्लायर है उसको आप ये ट्रांसफर कर दो और वो इसका रिफंड ले लेगा, ठीक है। तो दोनों केस में आपको रिफंड मिलेगा डीम्ड एक्सपोर्ट में, क्या कि या तो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट ले लेगा, जो एक्सपोर्टर है वो आपका रिफंड ले लेगा, या तो जो आपके सप्लायर्स हैं दोनों के, वो इसका रिफंड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी एडवांस ऑथराइजेशन फॉर इनपुट और
एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ठीक है। ठीक है, और सेम अगर आपने कुछ इनपुट सप्लाई किए हैं किसको, ईओयू को, ठीक है, तो इनपुट्स या कैपिटल गुड्स भी इनफैक्ट, तो ईओयू को भी अगर आपने सप्लाई किया है तो उसको भी क्या मानते हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट मानते हैं, और उसका भी आपको रिफंड मिल जाएगा। कौन ले सकता है, या तो ईओयू रिफंड ले लेगा या तो सप्लायर रिफंड ले सकता है, ठीक है। एक और डीम्ड एक्सपोर्ट में, तो डीम्ड एक्सपोर्ट में 4 केसेस है। एक तो ये आपका एडवांस ऑथराइजेशन हो गया, एक आपका हो गया ईपीसीजी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, फिर एक हो गया आपका ईओयू वाला, और एक हो गया आपका गोल्ड का। अब ये क्या है, तो इंडिया में आपने सुना होगा कि सबसे ज्यादा चीज हम जो इंपोर्ट करते हैं ना वो गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, और हमारे यहाँ बहुत सारा गोल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास इतनी माइंस वाइंस नहीं है, तो हम लोग इंपोर्ट करना पड़ता है, इतनी डिमांड है इंडिया में। तो गवर्नमेंट चाहती है कि गोल्ड एक्सपोर्ट हो, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर कोई एक्सपोर्टर है गोल्ड का, ठीक है, वो अगर बैंक से गोल्ड खरीद रहा है, बैंक भी गोल्ड रखती है, ठीक है, तो अगर बैंक से वो गोल्ड खरीद रहा है फॉर एक्सपोर्ट अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, तो ये भी आपका ये वाला लेग भी क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये भी डीम्ड डीम्ड एक्सपोर्ट, और इस पे भी या तो बैंक रिफंड ले सकता है या तो आपका जो एक्सपोर्टर है वो रिफंड ले सकता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में आपका इतना ही है, एक बार ऊपर से ग्लांस थ्रू कर लेते हैं। तो ये आपका फिजिकल एक्सपोर्ट, नॉर्मल एक्सपोर्ट जो था वो, ये आपका डीम्ड एक्सपोर्ट, इसमें 4 केसेस अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, ईपीसीजी, ईओयू और गोल्ड बाय बैंक, और ये आपका क्या हो गया, मर्चेंट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये भी आप एक बार ग्लांस थ्रू कर लेना, ठीक है। तो ये जो है आपका नॉर्मल, वो आपका 0 रेटेड होता है। जो आपका डीम्ड एक्सपोर्ट है 4 केसेस, उसमें आपको क्या मिलता है, रिफंड मिलता है। और जो मर्चेंट एक्सपोर्ट है उसमें कितना, 0.1% आपको आईजीएसटी पे, आईजीएसटी या सीजीएसटी एसजीएसटी तो 0.205 आपको पे करना पड़ेगा। तो ये लो रेट ऑफ जीएसटी, ये क्यों है, ताकि वर्किंग कैपिटल इशू नहीं आए मर्चेंट एक्सपोर्टर को, ठीक है। अब ये कंडीशंस है मर्चेंट एक्सपोर्टर को फुलफिल करनी पड़ती है, तभी ये 0.1% का जो बेनिफिट है ना वो मिलता है। क्या, अब उसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करना है, ठीक है, नॉट एन इशू। जो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, मतलब जो एक्सपोर्टर है, उसको एक्सपोर्ट करना है कितने टाइम में, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो आपकी लाइबिलिटी टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा, कि जब आप गुड्स अपने फैक्ट्री से रिमूव कर रहे हो तब होगा, तभी आपको इनवॉइस भी रेस करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि उसके 90 डेज में एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए, नहीं हुआ है तो ये 0.1 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको पूरे पे करना पड़ेगा, ठीक है। देन जो आपका मर्चेंट एक्सपोर्टर है वो जीएसटीआईएन, उसको जो मैन्युफैक्चरर है उसका जीएसटीआईएन दिखाना पड़ेगा, उसका टैक्स इनवॉइस नंबर दिखाना पड़ेगा, कहां पर, शिपिंग बिल या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट में उसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये जो उसका मैन्युफैक्चरर है, इसका मैन्युफैक्चर का जीएसटी नंबर, और उसका जो इनवॉइस है जिसपे आपने वो बेनिफिट क्लेम किया है वो आपको कहाँ दिखाना पड़ेगा, इस पे दिखाना पड़ेगा, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट पे। और जो आपका मर्चेंट एक्सपोर्टर है उसको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में भी रजिस्टर होना पड़ेगा। तो ये एक टाइप से एक बॉडी है जो कि ये सब स्कीम्स रन करती है, ठीक है, स्कीम्स को मैनेज करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। फिर जब आपने ऑर्डर दिया, ठीक है, कि मुझे इतना इतना क्वांटिटी चाहिए, मर्चेंट एक्सपोर्टर ने जो मैन्युफैक्चरर है वो ऑर्डर की कॉपी किसको देनी पड़ेगी, तो जो आपका एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसको देनी पड़ेगी। मतलब क्या हो गया कि आपको यहाँ पे ऑर्डर आया, ठीक है, अब आप क्या करोगे, ऑर्डर मैन्युफैक्चरर को दोगे, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर का जो जुरिसडिक्शनल ऑफिसर है, ठीक है, वो ही देखेगा कि आपका जीएसटी प्रॉपर्ली पे हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको उसको एक ऑर्डर की कॉपी देनी पड़ेगी कि हमें ये ऑर्डर आया है, इसके लिए हम लोग 0.1% पे सप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। फिर अगर आपको एक जगह से ज्यादा जगह से आपको अच्छा एक और चीज, जो आपके गुड्स हैं वो डायरेक्टली मूव होने चाहिए फ्रॉम जो मैन्युफैक्चरर है वहां से डायरेक्टली एक्सपोर्ट होने चाहिए, या फिर आपके एक वेयर हाउस में ले सकते हो आप इसको, एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर अपने वेयर हाउस में ले लो और वहां से आप एक्सपोर्ट करो।
हो सकता है आपने बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से बात करी हो, तो सारे आप गुड्स एक साथ एग्रीगेट करके एक वेयर हाउस में ला सकते हो और वहां से फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। और ये सब आपका इसमें थोड़ा सा और प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, वो आप पढ़ोगे तो पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। इट इज नॉट एनीथिंग डिफिकल्ट, ठीक है। फिर हमारा है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए उसकी डेफिनेशन में 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। अब वो 5 चीजें क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ये है कि जो सप्लायर है, जो सप्लाई कर रहा है सर्विसेज, वो इंडिया में होना चाहिए। जो रेसिपिएंट है वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमने देखा था एक इवेंट मैनेजमेंट में क्या था कि आप इंडिया में सर्विस दे रहे हो, ठीक है। किसको दे रहे हो? एनी पर्सन विज आउटसाइड इंडिया। बट अगर इवेंट इंडिया में हो रहा है तो उसको फिर एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे, जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। बट अब इस केस में क्या है, आपका दोनों चीजें बाहर होना चाहिए, तभी उसको एक्सपोर्ट मानेंगे। देन आपका जो पेमेंट है वो फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए इन फॉरेन एक्सचेंज, तभी वो बेनिफिट देंगे आपको, तभी मानेंगे कि वो एक्सपोर्ट है, ठीक है। और जो आपका रेसिपिएंट है वो सिर्फ आपका डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हो टाटा मोटर्स इंडिया, ठीक है, और आप अगर सर्विस दे रहे हो टाटा मोटर्स यूके को, ठीक है, तो उस केस में इसको एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। क्योंकि आप इसमें कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हो, आप उसको इन्फ्लेट करके दिखा सकते हो, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा ज्यादा रिफंड मिल जाए इसके लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि मेयरली डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए, उस केस में आपका क्या माना जाएगा? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो आपको ये 5 चीजें ध्यान रखनी है। सप्लायर इंडिया में होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई और रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, पेमेंट आपको किसमें आना चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज में, और जो रेसिपिएंट है और सप्लायर है वो सिर्फ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक क्लैरिफिकेशन आया था ऑन सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ एक्सपोर्ट सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। जैसे आपको यूएस से एक ऑर्डर आया कि आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करो, ठीक है। तो आप कहाँ पर हो? आप इंडिया में हो। आपको कॉन्ट्रैक्ट आया कि 100 रुपीज का 100 करोड़ समझ लो, 100 करोड़ का आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, डिजाइन करना है आपके यूएस वाले क्लाइंट के लिए। अब उसमें आपने क्या किया? आपने उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ पार्ट उसका, कुछ पोर्शन 40% आपने उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। किसको? चाइना में, ठीक है। चाइना में एक और पर्सन है जो कि सब कॉन्ट्रैक्टर है। आपने उसको क्या बोला कि ये जो है ये जो आपका ये है 40% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इतना पोर्शन आप कंप्लीट कर दो, ठीक है। अब आपने पार्ट ऑफ सर्विस सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया 40 का, ठीक है। अब जो पेमेंट है, पेमेंट आपने क्या करा? आपने जो रेसिपिएंट है उसको डायरेक्टली बोल दिया कि आप मुझे सिर्फ 60 पे करो, बाकी जो 40 है वो आप डायरेक्टली सब कॉन्ट्रैक्टर को पे कर दो, ठीक है। अब इसमें क्लॉज में जो आपका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कब मानी जाती है? जब आपको पेमेंट रिसीव होता है इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सर्विस कितने की दी है? 100 की दी है, ठीक है। और 40 की सर्विसेज आपने इन शॉर्ट, ये 2 ट्रांजेक्शन, ये एक ट्रांजेक्शन नहीं है। एक ट्रांजेक्शन क्या है? आपके बीच में एक ट्रांजेक्शन है, दूसरा ट्रांजेक्शन आपका सब कॉन्ट्रैक्टर चाइना के साथ है। तो ट्रांजेक्शन 2 है, बट पेमेंट सिर्फ कितना हो रहा है? पेमेंट यहाँ पे डायरेक्टली एक हो रहा है इधर और एक हो रहा है इधर। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इसमें हम मान लेंगे कि ये जो 100 रुपीज है ये पूरे आपको रिसीव हो गए हैं, पूरा आपको एक्सपोर्ट मान लेंगे। बट प्रोवाइडेड ये वाला जो लेग है इस पे आपको इंपोर्ट पे रिवर्स चार्ज पे करना है। तो ये जो 40 रुपीज है इस पे आप इंपोर्ट पे रिवर्स चार्ज पे कर दो, तो हम मान लेंगे कि ये जो 100 है ये आपने क्या कर रखा है? एक्सपोर्ट कर दिया है, ठीक है। तो बस यही क्लैरिफिकेशन था गवर्नमेंट का। अब है हमारा जीरो रेटेड सप्लाईज। अब जीरो रेट सप्लाईज मतलब क्या होता है, ठीक है, और ये एग्जाम सप्लाई से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो एग्जाम सप्लाई में हमने क्या देखा था? वो सारे सप्लाईज जो कि नॉन जीएसटी है, ठीक है, मतलब नॉन टैक्सेबल। देन हमारा नील रेटेड, और जिसको गवर्नमेंट ने बाय वे ऑफ सम नोटिफिकेशन एग्जाम कर रखा है, तो वो सब क्या थे? आपके एग्जाम्प्टेड। अब ये नया टर्मिनोलॉजी है ये जीरो रेटेड। जीरो रेटेड मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई भी सप्लाई को एक्सपोर्ट किया है या फिर
आपने सप्लाई किया है SEZ यूनिट या SEZ डेवलपर को, तो वो आपका हो जाएगा जीरो रेटेड, ठीक है। अब जीरो रेटेड और एग्जेम्प्टेड में डिफरेंस क्या है? तो जो आपके जीरो रेटेड होते हैं ना, देखो जो आपका जीरो रेटेड होता है, ये हो गया आपका एग्जेम्प्ट, ठीक है। अब अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या कर रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का कुछ गुड्स खरीदा जो कि आपने इंडिया में ही बेच दिया, ठीक है। अब 100 पे 18 रुपीज GST, 118 रुपीज आपको कॉस्ट आई है, ठीक है। अब आप आगे उसको क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो एज एग्जेम्प्ट, ठीक है। आप उसको कितने में सेल कर रहे हो, आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए। आपने सोच रखा है कि मेरा प्रॉफिट कितना है, 100 रुपीज होना चाहिए। अब आप क्या करोगे, अब एग्जेम्प्ट में आप कितने ले रहे हो, ये 18 रुपीज टैक्स पे कर रहे हो। ये टैक्स का आपको बेनिफिट आगे मिलेगा क्या? आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो ये आपको आईटीसी मिलेगा क्या? बताओ, आपको 18 रुपीज का आईटीसी मिलेगा क्या? आपको 18 रुपीज का आईटीसी नहीं मिलेगा, मतलब ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी कॉस्ट बन जाएगी। तो आपकी कॉस्ट सिर्फ 100 नहीं रहेगी, आपकी कॉस्ट रहेगी 118। तो आप क्या करोगे, उस 118 पे 100 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड करोगे और 218 जो है उसमें आप सेल करोगे कस्टमर को, ठीक है। हाँ, तो आपकी कस्टमर कॉस्ट जो 18 रुपए है वो बढ़ गई। अब अगर जो आपके एक्सपोर्ट है, अगर एक्सपोर्ट अगर आपका जीरो रेटेड नहीं होता, आपका एग्जेम्प्ट होता, तो उस केस में क्या होता, आपको भले ही दिख रहा है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट में आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो, या आपने 218 का 218 में ही बेच रहे हो, उस पर कुछ टैक्स नहीं लग रहा है, 0% आपका टैक्स है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 0%, लेकिन क्या ट्रूली ये 0% है? नहीं, ये 0% नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपका कॉस्ट में 18 रुपीज एडेड है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जो एक्सपोर्ट है या फिर SEZ है, अब SEZ को भी क्या मानते हैं, आउटसाइड इंडिया, तो इसलिए आप SEZ को भी सप्लाई कर रहे हो तो उसको क्या मान लेते हैं कि वो जीरो रेटेड ही है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, जब आईटीसी मिलेगा आपको, ठीक है, आप 100 प्लस 18 आपने पे किया, 118, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका हो गया जीरो रेटेड, और यहाँ पर आपको टैक्स पे नहीं करना है। अभी जो 18 रुपीज है, इसका आपको आईटीसी गवर्नमेंट दे देगी, क्योंकि आप भला काम कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के लिए फॉरेन एक्सचेंज लाके दे रहे हो, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस 18 का आईटीसी हम आपको दे देंगे, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि जो 18 है ये एक्सपोर्ट हो जाए। अगर 18 रुपीज भी एक्सपोर्ट होने लग गया तो हमारे जो कंट्री के एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है वो बाहर वहां पे मार्केट में उनको डिसएडवांटेजेस पोजिशन में डाल देंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप 100 रुपीज प्रॉफिट ऐड करो, ठीक है। तो आप पे कितना कर रहे हो, सिर्फ 200 में ही आप इसको एक्सपोर्ट करो, आपका प्रॉफिट ऐड करो, और ये जो 18 रुपीज है जो आपने पे किया है, इसका आप रिफंड ले लो हमसे, ठीक है। आपने जो पे किया है उसका आप रिफंड ले लो। तो ये डिफरेंस होता है जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट सप्लाई में, ठीक है। अब ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको आईटीसी अवेलेबल होता है। अब ये जो है, ये ऑप्शन दे रखा है कि आप जीरो रेट सप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्टार्टिंग से ही टैक्स पे मत करो और उसको सप्लाई कर दो, या फिर आप आईजीएसटी पे कर दो और उसका रिफंड क्लेम कर लो, ठीक है। अब इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूं आपको, इसमें कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपको सप्लाई करना है एक SEZ को, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट भी कर रहे हो तो सेम केस ही रहेगा। आपने क्या किया, ये आप हो, ठीक है, 100 प्लस 18 में आपने लिया और आप 200 में सप्लाई कर रहे हो टू एन SEZ। अभी जीरो रेट सप्लाई है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना है इनपुट और आउटपुट में, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग आपको समझना है, ठीक है। तो ये जो 18 रुपीज है आपके इनपुट के, इस पे तो हमेशा आपको रिफंड ही लेना पड़ेगा। तो ये जो 18 रुपीज है ये हमेशा आपके क्या होंगे, रिफंड ऑलवेज।
ये आपको पे करना ही पड़ेगा, आईटीसी लेना ही पड़ेगा, आईटीसी का रिफंड आपको बाद में मिलेगा। इसके लिए कोई डायरेक्ट आप इससे 18 रुपीज पे करने से बच नहीं सकते, ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा। अभी जो आउटपुट है, यहाँ पर आपका जीएसटी बनता है 36 रुपीज, ठीक है, 36 रुपीज आईजीएसटी। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, क्या करोगे? या तो आप स्टार्टिंग से ही आईजीएसटी पे मत करो, नो जीएसटी, या फिर आप 36 पे कर दो और बाद में ले लो उसका रिफंड, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब ये जो रिफंड है, ये पता है आपको कब मिलेगा? जब आप एसईजेड को बेच रहे हो, ठीक है, तो आप उससे कितना रिकवर करोगे? मुझे एक बात बताओ, अगर आपने ये चूज किया है 36 रुपीज पे करके रिफंड लेने का, अब आप आईजीएसटी को जब सेल कर रहे हो तब उससे कितना चार्ज करोगे? 200 करोगे कि 236 करोगे? बताओ। विपुल इज सेइंग 200, बाकी लोग? आशिता इज आल्सो सेइंग 200। और देखो, जब आप सेल कर रहे हो, ये 36 रुपीज जो है, ठीक है, आप कभी भी रिकवर क्या करते हो? या तो कॉस्ट रिकवर करते हो या प्रॉफिट रिकवर करते हो। ये जो 36 रुपीज है, ये आपको पता है आगे रिफंड मिलने वाला है गवर्नमेंट से, तो आप ये चार्ज नहीं करोगे। आप सिर्फ जो 200 रुपीज है ना, वही चार्ज करोगे एसईजेड से। 36 रुपीज आप गवर्नमेंट को पे करोगे और बाद में वापस से 36 रुपीज का रिफंड आपको मिल जाएगा। बट अगर आपने 36 रुपीज 236 चार्ज कर लिए तो फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्या हो जाएगा? तो फिर जो ये तो आपको क्या हो गया? अनजस्ट एनरिचमेंट हो गया कि आपने 36 रुपीज एसईजेड से भी ले लिए और आप 36 रुपीज का रिफंड भी ले रहे हो, तो आपके पास तो एक टाइप से प्रॉफिट हो गया 36 रुपीज का टैक्स की वजह से। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपको रिफंड कब मिलेगा? अगर आप रिफंड ले रहे हो तो आपको एसईजेड से तो चार्ज करना ही नहीं है, आपको अपने पॉकेट से पे करना है, बाद में उसका आप रिफंड ले लो, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये रिफंड वाला ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, सॉरी, पेमेंट विदाउट पेमेंट वाला अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो रिफंड में हम जाएंगे ही क्यों, ठीक है। तो उसका रीजन ये है कि आप जब अगर विदाउट टैक्स आप ये जो ऑप्शन ले रहे हो ना, विदाउट पेइंग आईजीएसटी, तो उसके साथ एक क्लॉज आता है अंडर बॉन्ड या एलयूटी। अब अंडर बॉन्ड या एलयूटी क्या होता है? तो जब आपको एक्सपोर्ट करना है ना, या एसईजेड को भी सप्लाई करना है, तो आपको है ना इसमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। प्रोसीजर क्या रहता है कि या तो आप बॉन्ड फर्निश करो या आप एलयूटी। अब एलयूटी क्या होता है? तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है। इसमें आप क्या करते हो? आप डिपार्टमेंट को एक लेटर बना के देते हो कि मैं पूरे साल में अराउंड इतना इतना एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, और मैं इसका जो पैसा है वो फॉरेन एक्सचेंज में ले आऊंगा, ठीक है। जो सर्विस है, तो सर्विस केस में क्या होता है कि आपको एक साल में फॉरेन एक्सचेंज में पैसा इंडिया में लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक साल हो गए, आपने एक्सपोर्ट कर दिया, आपने स्टार्टिंग में क्या बोला कि मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूं तो अभी मैं जीएसटी पे नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ठीक है, मान लेते हैं, हम आपको मानते हैं कि आप आपका इंटेंशन सही है। तो आपने क्या करा? एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन एक साल तक अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में पैसा नहीं लेके आ पाए, ठीक है, तो आपको वो उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमको आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आप एक लेटर में यहाँ पे साइन करके दो कि आप ये करने वाले हो, ठीक है। तो नॉर्मल लेटर होता है, इसके लिए आपको कुछ पे वे करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आजकल तो कॉमन पोर्टल पर डायरेक्टली ये फाइल भी हो जाता है, आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन की भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है आपका बॉन्ड। अब बॉन्ड मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर फिर आपको एक प्रॉपर बैंक गारंटी देनी पड़ती है, ठीक है। आपको बताना पड़ता है कि मैं इतना इतना एक्सपोर्ट करूंगा, और आपको बैंक की गारंटी लगती है अप टू 15%, ठीक है। 15% आप जितना भी एक्सपोर्ट करने वाले हो, आपको पहले से ही बताना है कि मैं फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का एक्सपोर्ट करूंगा पूरे ईयर में, और आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए?
15 करोड़ की बैंक गारंटी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी कि मैं इतना इतना एक्सपोर्ट करूंगा। और अगर नहीं, अगर आप पे कर रहे हो और रिफंड ले रहे हो तो रिफंड के साथ कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका जो बैंक गारंटी है, ठीक है, अब बैंक गारंटी आपको फर्निश करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी कि अगर मैं ये जो पैसा है 1 साल में नहीं लेकर आ पाया तो मैं आपको जीएसटी दूंगा, और अगर मैं नहीं दे पाया तो आपको गवर्नमेंट देगी। अब ये जो, अब इसमें भी आप बोल रहे होंगे कि जब सिर्फ नॉर्मली सिर्फ एक लेटर से हो सकता है काम, तो कोई बॉन्ड पे जाएगा क्यों? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अगर आपने कोई भी कॉन्विक्टेड हो आप किसी भी ऑफेंस के लिए फॉर एनी इकोनॉमिक लॉ, और उसका जो अमाउंट है वो 2.5 करोड़ से ज्यादा है, तो हम आपकी अंडरटेकिंग पे बिलीव नहीं करेंगे, आपको बॉन्ड ही देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर फॉर एनी रीजन आपका ये दोनों नहीं हो पा रहा है तो आपके पास फिर क्या ही केस बचा है, फिर तो आपको क्या ही करना पड़ेगा, पे करके बाद में रिफंड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास इन शॉर्ट 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो आप एलयूटी लेकर विदाउट पेमेंट एक्सपोर्ट कर दो या एसईजेड को सप्लाई कर लो, सेकेंड या तो आप बॉन्ड फर्निश करके फिर विदाउट पेमेंट आप एक्सपोर्ट कर दो या एसईजेड कर दो, और थर्ड आप विथ पेमेंट करो बाद में उसका रिफंड ले लो, तो बाद में आपको दोनों रिफंड मिल जाएंगे, आपका आउटपुट टैक्स का भी रिफंड मिल जाएगा और आपका जो इनपुट टैक्स है उसका भी रिफंड आपको मिल जाएगा, आईटीसी का भी रिफंड मिल जाएगा। और रिफंड हम लोग कल पढ़ने ही वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका प्रोसीजर, तो ये भी आप एक बार देख लेना। तो आपका जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, ठीक है, आपने अपनी फैक्ट्री से गुड्स रिमूव करे, आपने क्या बोला मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो आपने जब इनवॉइस बनाया उसमें क्या करा, उसमें जीएसटी चार्ज नहीं किया, आपने एक्सपोर्ट दिखाया। लेकिन अगर 3 महीने तक वो एक्सपोर्ट नहीं हुए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही 3 महीने खत्म हुए उसके 15 दिन में आपको वापस से जो उस पे जीएसटी की लाइबिलिटी बनती है वो आपको पे करनी पड़ेगी। सेम सर्विस के केस में है, आपने इनवॉइस बनाया और वो इनवॉइस का पेमेंट अगर 1 साल तक नहीं आया तो आपको विद इन 15 डेज वो पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़े बहुत क्लैरिफिकेशंस है। वैलिडिटी, तो अगर आपने जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लिया है वो कितने साल तक, वो कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, तो पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का रहेगा, अगले फाइनेंशियल ईयर में आपको वापस से नया करना पड़ेगा। ठीक है, फिर फॉर्म ऑफ एलयूटी, तो ये आजकल आपका ऑनलाइन ही हो जाता है और आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, उसका नंबर क्या होता है, ARN नंबर बोलते हैं उसको। फिर बॉन्ड क्या होता है, तो जो लोग प्रोसिक्यूट हो गए हैं फॉर एनी केसेस इन्वॉल्विंग अमाउंट एक्सीडिंग 250 लाख, मतलब 2.5 करोड़ से ज्यादा उनका है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड फर्निश करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ बैंक गारंटी ऑफ 15% ऑफ द बॉन्ड अमाउंट। ठीक है, ये हो गया। फिर रनिंग बॉन्ड, रनिंग बॉन्ड मतलब क्या, कि आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पूरे साल में आप अगर 100 करोड़ का 100 करोड़ का आप एक्सपोर्ट करने वाले हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप रिमूव कर रहे हो गुड्स तब आप बोलोगे कि मैं अभी 50 करोड़ का गुड्स रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये गुड्स पहुंचे नहीं है वहां पे, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट हुए नहीं, अभी 3 मंथ्स भी नहीं हुए और एक्सपोर्ट भी नहीं हुए, आपको 50 करोड़ का एक और ऑर्डर आ गया, आपने एक और कर दिया। अब आप अगर वापस से आपको एक और ऑर्डर आ गया ये दोनों एक्सपोर्ट होने से पहले ही, तो आपको ये बॉन्ड का जो अमाउंट है वो बढ़ाना पड़ेगा, या फिर अगर ऐसा हुआ कि तब तक ये एक्सपोर्ट हो चुका होगा, ठीक है, तो आप इसको हटा सकते हो और नया ऑर्डर आप ले सकते हो 50 करोड़ का। ठीक है, तो मतलब क्या होना चाहिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके जो पेंडिंग ऑर्डर है, पेंडिंग जो गुड्स है, वो इस बॉन्ड से एक्सीड नहीं होने चाहिए। आप इसको रनिंग बॉन्ड एज अ रनिंग बॉन्ड ले सकते हो, मतलब क्या, एक बार ये चला गया उसके बाद आप नया ऑर्डर ले सकते हो 50 करोड़ का, ये दोनों चले गए उसके बाद आप 100 करोड़ का नया ऑर्डर ले सकते हो, वैसा, तो उसको क्या बोलते हैं, रनिंग बॉन्ड। ठीक है, देन पेमेंट आपको आईएनआर में आया कभी तो भी, अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए, लेकिन अगर आप एसईजेड को सप्लाई कर रहे हो तो एसईजेड तो इंडिया में ही होता है, हो सकता है वो आपको आईएनआर में पेमेंट करे, तो गवर्नमेंट क्या बोला, एसईजेड अगर आईएनआर में भी पेमेंट करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नेपाल और भूटान में पे किया है तो में आपने एक्सपोर्ट किया है, तो हम नेपाल और भूटान में इंडियन करेंसी भी चलती है, तो हो सकता है आपको इंडिया में पे आईएनआर में पे करे, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि वो भी हम मान लेंगे कि वो फॉरेन एक्सचेंज में आपको रिसीव हुआ है। ठीक है, एक और क्लैरिफिकेशन है,
तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ गुड्स, आपकी एक एग्जीबिशन है बाहर, ठीक है, यूएस में आपको एग्जीबिशन के लिए जाना है, वहां पर आप कुछ गुड्स लेकर जा रहे हो साथ में, ठीक है, आप सप्लाई नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ लेकर जा रहे हो, तो क्या उसको जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, उसको जीरो रेटेड सप्लाई नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई में सबसे पहली मतलब जीरो रेटेड सप्लाई के नाम में क्या छुपा हुआ? सप्लाई। सप्लाई कब होगा? जब आपका कंसीडरेशन होगा तभी सप्लाई होगा। अब जब आप लेके जा रहे हो तो आप कुछ सप्लाई कर रहे हो क्या? नहीं, आप सिर्फ लेके जा रहे हो, उसको कंसीडरेशन भी नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है, हो सकता है वापस भी लेके आ जाओ उसको, तो उस केस में क्या होगा आपको? उस केस में आपको सप्लाई नहीं मानेंगे, और क्योंकि सप्लाई नहीं है तो उसको जीरो रेट सप्लाई भी नहीं मानेंगे, तो आपको जीरो रेटेड का जो बेनिफिट है वो उस टाइम नहीं मिलेगा, बट बाद में अगर आपने उसको वहां पे सेल कर दिया तो फिर आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका उस चीज का क्लैरिफिकेशन, ठीक है। और ये आपका डिफरेंस है बिटवीन एग्जेम्प्टेड एंड जीरो रेटेड, तो वो भी एक बार लास्ट मैंने आपको समझा तो दिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो क्या होगा आपका नील रेटेड, जो या फिर अगर होली एग्जेम्प्ट है या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, वो सब किस में आते हैं? एग्जेम्प्ट में, ठीक है। और जीरो रेटेड क्या होता है? अगर आपने सप्लाई किया है, मतलब अगर आपने एक्सपोर्ट किया है या फिर एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर को आपने सेल किया है, तो उसको क्या मानेंगे? जीरो रेटेड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपका एक एग्जाम सप्लाई है, ठीक है, अब ये जो है ना, देखो जो एग्जाम्शन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, ठीक है। ये क्या है आपका? नेचर ऑफ गुड्स के लिए है कि गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमारे हिसाब से मिल्क को एग्जाम्ड होना चाहिए, तो वो मिल्क एग्जाम्ड हो गया, ठीक है। और ये जो जीरो रेटेड है, ये बाय वे ऑफ गुड्स नहीं है, बाय वे ऑफ रेसिपिएंट है, कि आपका जो रेसिपिएंट है वो कौन है। अब हो सकता है ये दोनों कभी एक साथ भी हो जाए, मतलब आपने अगर कुछ ऐसा गुड है जो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, हाँ, आपने कुछ गुड्स आकर आपका एग्जेम्प्ट है और वो आपने अगर जीरो रेट सप्लाई कर दिया, मतलब वो आपने एक्सपोर्ट कर दिया है, या फिर वो आपने क्या कर रखा है, उसको एसईजेड को दिया है, तो अब आप उसको बताओ, उसको आप एग्जेम्प्ट मानोगे और उसका आईटीसी लोगे कि नहीं लोगे, या फिर उसको आप जीरो रेट मानोगे? बताओ, आपने कुछ एग्जेम्प्ट गुड्स या सर्विसेज दे दिया है किसको? एसईजेड, या फिर एक्सपोर्ट कर दिया उसको। तो यहाँ पर सेक्शन 16(2) में दे रखा है, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स may be availed for making zero rated supplies, notwithstanding that such supply may be exempt supply, ठीक है। तो जैसे ही notwithstanding आ गया, मतलब क्या कि अगर दूसरे सेक्शन में कुछ भी लिखा हुआ है, exempt भी है वो गुड्स, तो भी हम क्या मान लेंगे उसको कि वो क्या है आपका जीरो रेटेड। तो जीरो रेटेड कभी भी हो रहा है तो दैट विल प्रिवेल ओवर एग्जम्पशन, ठीक है, और आपको उसमें मिल जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो ये वाला जो एग्जांपल था वो जो मैंने आपको बताया था वही वाला एग्जांपल है कि मैन्युफैक्चरर अगर मतलब ये एग्जम्प्ट सप्लाई है यहाँ पे, ठीक है, होलसेलर जो सप्लाई कर रहा है फाइनली रिटेलर को, वो क्या है आपका एग्जम्प्ट सप्लाई है। तो उसके इसमें क्या होगा, जो आपका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 100, तो 100 में मैन्युफैक्चरर ने सेल किया है होलसेलर को, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका जीएसटी है फॉर एग्जांपल 10 रुपीज, इसका आईटीसी नहीं मिल रहा है, तो ये आईटीसी उसकी ये जो टैक्स है ये भी उसका कॉस्ट बन जाएगा, 110 कॉस्ट हो जाएगा, उसमें वो अपना प्रॉफिट ऐड करके सेल कितने पे करेगा? 210 रिटेलर को सेल करेगा। तो ये क्या हो गया आपका एग्जम्प्टेड सप्लाई की सप्लाई के केस में। बट अगर वहीं वो एसईजेड को सप्लाई कर रहा है तो वो क्या कर लेगा, ये जो 10 रुपीज है, ठीक है, ये जीरो रेटेड के अगेंस्ट है, तो उसका आईटीसी ले लेगा, इसका रिफंड ले लेगा, तो अभी उसके लिए कॉस्ट नहीं रही, तो उसके लिए कॉस्ट क्या है? 100 ही थी, यहाँ पर कितनी थी? 110 थी, क्योंकि आईटीसी का उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा था, यहाँ पे उसको उसका रिफंड मिल जाएगा, तो कॉस्ट कितनी हो गई? 100, तो वो कॉस्ट में ऐड नहीं करेगा, सिर्फ अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, और 200 में किसको चला जाएगा? एसईजेड को, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफंड, ठीक है, और रिफंड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका जो एक क्वेश्चन तो बनता ही है, आ ही सकता है कैलकुलेशन ऑफ रिफंड पे, ठीक है।